नमस्कार, जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की दो प्रमुख वामपंथी पार्टियों भाकपा माले और मासस यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति की। झारखंड के धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग में दोनों पार्टियां वैसे रही जैसे एक ही आंगन के दो अलग अलग घरों में दो परिवार रहता हो। दोनों साथ रहे, जन सवालों पर मिलकर आंदोलन भी किया, संगठन विस्तार को लेकर आपस में लड़े भी, चुनावों में एक दूसरे को चुनौतियां भी दी। हाँ, परिस्थिति जन्य कारणों से तीनेक चुनावों में दोनों का एक दूसरे को समर्थन भी रहा। अब इन दो पार्टियों के विलय की घोषणा झारखंड की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। भाकपा माले में मासस के विलय पर मुहर लगने के बाद अब सियासत में क्या बड़े बदलाव होंगे, इसका आकलन किया जाने लगा है। हालांकि विलय सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विलय इसलिए भी बहुत खास नहीं है कि इससे सांगठनिक मजबूती पार्टी को मिलेगी और यह विलय गठबंधन की राजनीति में पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दावेदारी पेश करने का अवसर देगा, बल्कि विलय कई कारणों से ऐतिहासिक है। 2000 के दशक में कुछ अतिवादी वामपंथी संगठनों के विलय को छोड़ दें तो अब तक वामपंथी पार्टियों ने सिर्फ टूटन ही देखी है। 9 सितंबर 2024 को भाकपा माले और मासस के विलय के साथ धनबाद में रैली रखी गई है। 20 साल पहले सितंबर में ही इसी तरह का एक बड़ा विलय हुआ था। तब 21 सितंबर 2004 को MCCI यानी माओइस्ट सेंटर ऑफ इंडिया और पीपुल्स वार का विलय हुआ और नए संगठन के तौर पर भाकपा माओवादी का उदय हुआ था। इस दो अधिपाती संगठनों के विलय से पहले वामपंथी पार्टियों के हिस्से सिर्फ और सिर्फ टूटन और बिखराव आया। एक कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर कम्युनिस्टों के 100 से अधिक ग्रुप, पार्टी या सेंटर्स वजूद में आए। 70 का दशक था जब आलोचक कहा करते थे कि कलकत्ता के कॉफ़ी हाउस में हर एक 5वें दिन एक नई कम्युनिस्ट पार्टी के उदय की पृष्ठभूमि तैयार होती है। वहाँ 5-7 कामरेड जुटते हैं और USSR के मास्को क्रेमलिन या चाइना के पेचिंग के सवाल पर या फिर चे गुवेरा और फिदेल कास्त्रो में बड़ा योद्धा चुनने के सवाल पर असहमत होकर नई पार्टी बना लेते हैं। आलोचकों के अनुसार लेनिन के सच्चे उत्तराधिकारी लियो त्रोत्स्की या स्टालिन में कौन थे के सवाल पर भी असहमति में कामरेडों ने इसी कॉफ़ी हाउस में नए संगठन बनाने की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 70 का दशक ही था जब बंगाल के नक्सलबाड़ी में किसानों और झारखंड के धनबाद में कोयला खदान मजदूरों का आंदोलन शुरू हुआ। इन आंदोलनों के बीच में ही नक्सलवाड़ी में भाकपा माले तो धनबाद में मासस का गठन हुआ। माले का संगठन विस्तार पाते पाते आसपास के कई राज्यों तक पहुंचा, जबकि मासस के मजदूर आंदोलन की कामयाबी ने उसे धनबाद से गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग की कोलियरियों तक पहुंचा दिया। दोनों संगठन मजदूरों और किसानों की एकता की बात करते थे। तब मजदूरों के बीच मासस तो किसानों के बीच माले का कामकाज था। उस वक्त इन दोनों संगठनों के बीच विलय की कोई बातचीत नहीं हुई थी। मध्यमार्गी पार्टियों से दूरी और कांग्रेस की पिछलग्गू बनने से भाकपा माले के स्पष्ट परहेज ने CPI और CPM के कुछ कैडरों को भी उसकी ओर आकर्षित किया था। सुविधावादी और संशोधनवादी वामपंथी शैली के खिलाफ माले का अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ना उसके संगठन को विस्तार देता रहा, जबकि मासस नेता AK राय के जीवन और उनकी अनूठी राजनीतिक शैली ने धनबाद में किसी दूसरे वामपंथी संगठन को पनपने नहीं दिया। हालांकि कामरेड AK राय अपने संगठन में मजबूत सेकेंड लाइन लीडरशिप विकसित नहीं कर सके, लिहाजा माले की तरह मासस का विस्तार नहीं हो पाया। AK राय की मार्क्सवादी समन्वय समिति में दूसरे वामपंथी संगठनों के उदासीन कैडर समन्वित नहीं हो सके, जबकि
वामपंथी संगठनों के उदासीन कैडरों को समन्वित करना ही मासस के गठन का एक मकसद था। दूरगामी राजनीतिक कारणों से कामरेड राय ने अलग राज्य आंदोलन के लिए जनसंगठन के तौर पर झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन अपने दो साथियों विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के साथ मिलकर किया। नारा दिया था कामरेड ए.के. राय ने, झारखंड को लालखंड यानी शोषण मुक्त भूखंड में बदल डालो। हालांकि विनोद बिहारी महतो से सहमति लेकर जब कामरेड राय ने 1977 में विधानसभा चुनाव में टुंडी सीट पर शक्तिनाथ महतो को मासस का उम्मीदवार बनाया था, तो शिबू सोरेन विरोध में आकर निर्दलीय मैदान में उतर गए। इस एक घटना के बाद से कामरेड राय ने जनसंगठन झामुमो में सक्रिय रहना तो दूर, कभी कार्यकारिणी समिति के सदस्य की भी जिम्मेदारी नहीं ली। झामुमो को राजनीतिक संगठन बना दिए जाने के बाद तो कामरेड राय का पूरी तरह अलग होना जरूरी हो गया था, लेकिन कामरेड राय ने झामुमो का कभी विरोध नहीं किया और शिबू सोरेन की हमेशा तारीफ ही की। वैसे सिंदरी विधानसभा सीट पर 1985 के चुनाव में विनोद बिहारी महतो को झामुमो का टिकट नहीं मिलने पर कामरेड राय ने विनोद बाबू को कहा था कि आप चाहें तो मासस प्रत्याशी हो सकते हैं, आप निर्दलीय भी मैदान में आएंगे तो मासस का आपको समर्थन मिलेगा। उस चुनाव में मासस ने अपने सिटिंग विधायक आनंद महतो को टिकट नहीं दिया था। ऐसे में झामुमो प्रत्याशी विमल कुमार मरांडी चौथे नंबर पर रहे और विनोद बिहारी महतो की जीत हुई थी। सीपीएम छोड़ने और मासस का गठन करने के बाद कामरेड ए.के. राय की लोकप्रियता और भी बढ़ी। उनका सरल और सहज होना और मजदूरों सरीखे उनके जीवन ने उनके ईमानदार व्यक्तित्व को और भी ऊंचाइयां दी। यात्री बसों, पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करना और ठंड में बिना हीटर के तो गर्मियों में बिना बिजली के पंखों के वे घंटों धनबाद के अपने खपरेल के दफ्तर में कोयला मजदूरों से घिरे रहते, जमीन पर सोकर ही 5 घंटे की नींद लेते। लिहाजा बिहार बंटवारे के पहले दिल्ली या पटना से कोई पत्रकार अगर बातचीत करने के लिए किसी वामपंथी नेता की तलाश में होते तो उनकी पहली प्राथमिकता ए.के. राय होते। ए.के. राय से मजदूर वर्ग सीधे कनेक्ट होता था, क्योंकि वेशभूषा में ए.के. राय मजदूर जैसे ही थे। मशीनीकरण से सावधान करते वक्त वे सीताराम येचुरी या प्रकाश कारात की तरह अमेरिका से बात शुरू नहीं करते थे। वे जेसीबी मशीन को दिखाकर मजदूरों से कहते थे, ये मशीन टा देख छो, मसलन इस जेसीबी मशीन को देख रहे हो, यही आ रही है बड़ी चुनौती बनकर, ये डाला मजदूरों की नौकरी छीन लेगी। नौकरी बचानी है तो इसके खिलाफ लड़ना होगा। झामुमो को राजनीतिक पार्टी बना दिए जाने के बाद भी ए.के. राय लाल हरा झंडा मैत्री की बात करते रहे। उनका कहना था, लाल झंडा संघर्ष का तो हरा झंडा विकास का प्रतीक है। अपनी इसी बात को दूसरे ढंग से कहने के लिए उन्होंने लेनिन से बिरसा तक का नारा दिया था। दूसरी ओर भाकपा माले ने संसदीय राजनीति में आईपीएफ यानी इंडियन पीपुल्स फ्रंट के प्रयोग के वक्त फ्रंट के झंडे को हरा लाल रंग देने से इनकार कर दिया था। पार्टी के ज़्यादातर लोगों का मानना था कि झंडा तो लाल ही होगा। आईपीएफ एक ऐसा फ्रंट था जिसमें करीब 100 संगठनों की मोर्चाबंदी थी। पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा भी इस मोर्चाबंदी में शामिल थे। मोर्चा में शामिल कई संगठनों ने आईपीएफ के झंडे को लाल हरा रंग देने की मांग की थी। आईपीएफ के ज़माने से या कहें कि उससे पहले से धनबाद के निरसा में भाकपा माले ने पैर जमाने की कोशिश की। संगठन भी रहा, लेकिन उस मजबूती में नहीं जिसकी पार्टी लीडरशिप को चाहत थी। माले एक2 यानी ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से संबद्ध कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मजदूरों के बीच काम करती रही, लेकिन उसे मासस की सीटू से संबद्ध बीसीकेयू यानी बिहार कोलियरी कामगार यूनियन जैसी कामयाबी नहीं मिली।
शुरुआती दौर में माले निडसा में BCKUJ के नाम पर मजदूरों के बीच आई थी। बाद में माले ने एकटू से संबंध कोल माइंस वर्कर्स यूनियन बनाई। निडसा के बाद माले पूरे धनबाद में फैली मगर फल फूल नहीं पाई। AK राय जब तक जीवित रहे बरगद की तरह रहे, किसी दूसरी वामपंथी पार्टी को फलने फूलने नहीं दिया। CPM छोड़ने के बाद भी कामरेड राय की बनाई BCKU से जुड़कर ही CPM के मजदूर नेता रहे। हालांकि BCKU सीटू से ही संबद्ध रही। धनबाद जिले में AK राय और मासस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि BCKU के केंद्रीय महासचिव CPM के नेता SK बख्शी BCKU के मामूली एरिया सेक्रेटरी और मासस नेता गुरदास चटर्जी से निडसा सीट से चुनाव हार गए। मार्क्सवादी चिंतक AK राय कहीं पिछड़े तो पार्टी के भीतर सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाने के कारण ही पिछड़े। एक बार तो उन्होंने इस बारे में मुझसे खुलकर बात भी की थी। वे पार्टी को मार्क्सवाद का स्कूल बनाना चाहते थे मगर पार्टी धर्मशाला बनकर रह गई। मासस स्कूल नहीं बन पाई, सो स्कूल रूपी पार्टी से मार्क्सवादी लड़ाके बाहर नहीं निकल सके। ऐसे में AK राय के निधन के बाद मासस को मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। संगठन कमजोर तो AK राय के बीमार रहने के दौरान ही हो गया था। लिहाजा विलय के बाद धनबाद में वामपंथ खासकर भाकपा माले को बड़ी मजबूती मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब विलय के बाद दोनों पार्टी के नेताओं को मजबूत संगठन मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी हैं। इस चुनौती को कामरेड AK राय समझ रहे थे, अब बाकी नेताओं को भी समझना पड़ेगा। मार्क्स का नारा था, मजदूरों के लिए पाने को सारी दुनिया है और खोने को केवल उसके पैरों पर लगी बेड़ियां हैं। मगर कोयलांचल में यह नारा नहीं चलेगा। कोयला क्षेत्र में मजदूरों के पास अब खोने को 1-2 करोड़ का मकान, विदेश में काम करते बच्चे, पत्नी के पास पड़े लाखों के जेवरात हैं। दूसरी चुनौती अरूप चटर्जी की JBCCI की मेंबरशिप है, जो उन्हें सीटू के प्रतिनिधि के तौर पर मिली है। माले की यूनियन एकटू में अगर वे आते हैं तो JBCCI की मेंबरी पर खतरा हो जाएगा। हालांकि पार्टी की बंदिशों से मुक्त यूनियन के कामकाज का चलन है। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो तो CPI की यूनियन एटक से जुड़े हैं, क्योंकि भाजपा के BMS में उनकी एंट्री आसान नहीं थी। मगर कुलियरी में धाक चलाने के लिए यूनियन से जुड़ा होना जरूरी हो जाता है, सो ढुल्लू ने एटक का विकल्प खोजा। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जिस विचारधारा से जुड़े हैं, वहां मजदूरों के धाक के लिए उनका JBCCI में मेंबर रहना जरूरी होगा। बहरहाल माले और MCC का विलय स्वागत योग्य है और इससे मजदूर किसानों की दुश्वारियों के खत्म होने की उम्मीद की जा सकती है। यह विलय भारतीय वामपंथी राजनीति के लिए एक नजीर होगा और यह बाकी लेफ्ट पार्टियों के लिए भी मर्जर के संभावनाओं के द्वार खोलेगा। हालांकि प्रश्न भी उठते रहेंगे, मगर कभी पास के शब्दों में कहना होगा, हम लड़ेंगे साथी। जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है, प्रश्न नाचता है, प्रश्न के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।